हाय एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडिया शेल्टर फाइनेंस की। कल नहीं, आज ही मैंने पोस्ट किया था कि इसको मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी देखते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट रहा है। रिजल्ट अच्छा रहा है। थोड़ा इसका जीएनपीए का फिगर बढ़ गया था, लेकिन वो एक बहुत पर्टिकुलर स्टेट की प्रॉब्लम आया था, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया था मध्य प्रदेश में। इनका 11-12% का पोर्टफोलियो जो है वो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, तो वहाँ से प्रॉब्लम आया था। तो वो क्यों है, कब तक रहेगा, क्या आगे का गाइडेंस है? अभी कोई चेंज नहीं किया गाइडेंस कंपनी ने, स्टिल ग्रोइंग वेल अबाउट 30%। एयूएम का अगर मैं बात करूँ, एयूएम इज़ ग्रोइंग वेल अबाउट 30%। डिसबर्समेंट भी अराउंड 25-30% से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। जो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है, पर्टिकुलरली अगर मैं जीएनपीए की मैं बात करूं, तो वो भी कंपनी ने चेंज नहीं किया है। बोला है कि वी हैव स्टेबलाइज्ड स्टेज 3 एट आई थिंक 4.5, 3.5 पे इन्होंने अपना हाँ, डीपीडी 30+ दे हैव स्टेबलाइज्ड एट 3.5। तो बहुत सारा डिस्कशन है। एक बहुत ईसीएल मॉडलिंग में भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको सीरियसली समझना है बिजनेस को या फिर किसी भी फाइनेंस की कंपनी को, अगर बहुत अच्छे से समझना है, ऊपर ऊपर का समझना है, तो आप वो वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं ईसीएल मॉडलिंग का। बट आई वुड रादर सजेस्ट कि अगर आपको एक रियली में कुछ समझना है तो वो वाला स्लाइड भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले की हाईलाइट्स। अब बिजनेस का मॉडल में क्या ही समझाऊं इसमें। अगर आपको देखना है बिजनेस मॉडल, तो इसका आप होम फर्स्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। मैंने वैसे इंडिया शेल्टर का Q1 में भी बनाया था, तो आप वो वाला वीडियो देख लेना। बिजनेस मॉडल आपको पता ही है, अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या ही बिजनेस मॉडल होता है, तो वो आप उससे देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे की हाईलाइट्स देखो आप अपनी स्क्रीन पे। तो AUM इनका क्रॉस हो चुका है 7000 CR का, एंड 36% YOY। अगर आप राइट साइड वाली जो लिखा है, इन्होंने बहुत सारे मैट्रिक्स दिए हुए हैं, राइट साइड में देखेंगे बिजनेस मैट्रिक्स एंड एक्सपेंशन वाले सेक्शन में। तो डिलीवर्ड AUM ग्रोथ ऑफ 36%। तो AUM तो अच्छे खासा ग्रो कर रहा है। पोर्टफोलियो LTV मेंटेन्ड एट 52%, विच इज़ वेरी गुड फिगर। LTV होता है लोन टू वैल्यू। अगर कस्टमर का घर अगर 20 lakhs का है, तो वो लोन उसको अराउंड 52% मिलेगा। आप लगाओ 20 lakhs का अगर वो लोन, कस्टमर, इफ अ कस्टमर इज कमिंग एंड टेकिंग अ लोन ऑफ टेकिंग अ होम लोन, एंड द प्राइस ऑफ द होम इज एस्टिमेटेड अराउंड 20 lakhs, तो उसको होम लोन सिर्फ 10 lakh का देगा ये कंपनी। तो वो सही रहता है इस केस में, बिकॉज अगर आपका पैसा वापस नहीं आता है, सो अफोर्डेबल हाउसिंग में तो यही चीज़ होता है कि आपका NPAs वगैरह बहुत मेंटेन्ड रहते हैं, अगर आपका अच्छा एग्जीक्यूशन है मैनेजमेंट का। तो वो 20 लाख का घर है, आप 10 लाख का लोन लिया हुआ है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो घर बेच के बैंक एटलीस्ट मतलब मिनिमम कंजर्वेटिव साइड में 10 लाख तो रिकवर कर ही लेगा। तो इसीलिए लोन टू वैल्यू अगर आपका बहुत कम है तो भी इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन 50 ये फिगर इस केस में काफ़ी ठीक है। फिर 24 ब्रांचेज इन्होंने Q2 FY25 में ऐड करी हैं। 260 लोकेशंस हो चुकी हैं इसकी एज ऑफ 30th सितंबर। इनका प्लान क्या है ब्रांचेज ऐड करने का, कि हम 42 ब्रांच, 40 या 42 इस रेंज में, एवरी ईयर दे विल ओपन दीज मैनी ब्रांचेज। इनका एक्सपेंशन वाला फेज चल रहा है अभी, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इनका जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई AUM का रेशियो होता है, वो भी आपको हाई दिखेगा। कॉस्ट टू इनकम का रेशियो वो भी हाई दिखेगा, बिकॉज चल रहा है, आप नए नए ब्रांचेस खोल रहे हैं, वहाँ पे लोग हायर करेंगे, और 8 से 9 महीना लगता है। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की मैं बात करूँ, 8 से 9 महीना लगता है। अफोर्डेबल हाउसिंग में अ ब्रांच टेक्स 8 to 9 months टू ब्रेक इवन, मीन्स वो 8 to 9 months में कोई पैसा नहीं कमाएगी वो ब्रांच, उसके बाद कमाएगी। जब 8 to 9 months हो जाएगा तो वो प्रॉफिटेबल हो जाती हैं। तो जो इतना ड्यूरेशन में जो कॉस्ट लगता है कंपनी को, वो ज़्यादा लगता है। इस वजह से आप अगर देखेंगे जो इनका OPEX टू AUM है, वो थोड़ा हायर साइड में है। एक ग्रोइंग कंपनी का यही एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर ऑपरेशंस तो ठीक है। लिक्विडिटी एंड कॉस्ट ऑफ बोरोविंग पे आते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड मेंटेन्ड एट 8.8%। इसके इंडिया शेल्टर का कॉस्ट ऑफ फंड और होम फर्स्ट फाइनेंस का कॉस्ट ऑफ फंड अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन होम फर्स्ट की यील्ड कम है। उसको वो शायद 11-12 भी नहीं जाती है उसकी यील्ड। 11-12% यील्ड, मतलब उस यील्ड पे वो लोन देता है आगे होम फर्स्ट फाइनेंस। और इंडिया शेल्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये देता है ज़्यादा यील्ड पे, 13-14 पे, 13-14% पे ये यील्ड रखता है अपनी। दैट्स वाई ये जो इंडिया शेल्टर है, इट इज़ एबल टू अर्न अ स्प्रेड ऑफ 6%, 6.1%। इस बारी अगर पर्टिकुलरली देखें इस क्वार्टर में, तो 6.1% का स्प्रेड था, एंड फॉर होम फर्स्ट इट इज़ 5.3, 5.2 समथिंग। तो ये डिफरेंस रहता है इनका। इंडिया शेल्टर का गाइडेंस भी यही रहता है कि दैट दे विल मेंटेन स्प्रेड ऑफ मोर देन
4.6%। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो नेट इनकम ग्रो बाय 43%, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो आप देख सकते हैं ओपेक्स टू एयूएम इनका रादर इम्प्रूव हुआ है इस बारी, थोड़ा पिछले बारी हाई हो गया था, पिछले साल के सेकंड क्वार्टर में 4.6% था, अभी 4.4% हो गया अगर मैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज वाले सेक्शन में बात करूं। बाकी एसेट क्वालिटी वगैरह देखते हैं आगे, अभी इस स्लाइड में को इतना ही रखते हैं। फिर आप एसेट क्वालिटी वाला मैट्रिक्स देखो, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम्स बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप मैट्रिक्स देखो। स्टेज 3 जीएनपीए कितना चल रहा है अभी? 1.2, ये जो ग्रे में लिखा है 1.2 चल रहा है। ये अब थोड़ा स्लिप हो गया, ऊपर की तरफ चला गया, पहले 1 था, इससे पिछले के पिछले क्वार्टर में, फिर लास्ट क्वार्टर Q1 FY25 इट वाज अराउंड 1.1% एंड नाउ इट हैज़ रीच्ड 1.2%। सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर एनी कंपनी और एनी फाइनेंस कंपनी जो भी इस फाइनेंस वाले धंधे में है, क्योंकि आपका क्रेडिट कॉस्ट इससे बढ़ने का बहुत रिस्क रहता है अगर आपका स्टेज 3 बढ़ रहा है। तो स्टेज 3 क्यों बढ़ा? क्या ये पोर्टफोलियो में इनको हर जगह प्रॉब्लम नज़र आ रही है? अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, नो। ये प्रॉब्लम सिर्फ मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि कस्टमर पैसा वापस नहीं कर रहा है। द प्रॉब्लम वॉज एग्जीक्यूशन, वहाँ पे ऑपरेटिंग इनको प्रॉब्लम आया ऑपरेशंस करने में, बिकॉज सीनियर टीम का एट्रिशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। सीनियर टीम में जो भी लोग थे वो छोड़ के चले गए थे, फिर कलेक्शन वाली टीम में भी एट्रिशन हाई था, तो उस वजह से दे डिडंट हैव इनफ मैन पावर इन मध्य प्रदेश, दैट्स वाई दे वर नॉट एबल टू कलेक्ट द EMIs फ्रॉम देयर कस्टमर्स। तो वहाँ पे इनको ये प्रॉब्लम आया। तो अभी क्या करा है कंपनी ने? कोर्स करेक्शन कर दिया है, ऑफ कोर्स वहाँ पे जो मैन पावर है वो सफिशिएंट हो चुका है। ये कह रहे हैं कि अभी इससे ज़्यादा हमारा वहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है, एंड पीक हो चुका है जितना भी प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि कैसा रहता है, कहीं ये MP से प्रॉब्लम स्लिप होके इधर उधर ना आ जाए, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। बाकी नेट स्टेज 3 देखें तो 0.9% पे है। GNPA का याद रखना आप, ये ECL मॉडलिंग के जब मैं समझाऊंगा आपको तो काम आएगा। GNPA है 1.2% और NNPA है 0.9%। GNPA और NNPA में क्या फ़र्क होता है? अगर आपको कोई प्रोविजंस साइड रखने पड़ते हैं बैंक को पहले ही, तो GNPA जितना भी है वो एक्चुअल आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो उसमें से जब आप प्रोविजंस अपनी जेब से भरते हैं और उनको उसके लिए आप साइड रखते हैं पैसा, तो जितना पैसा आपने साइड रखा है आप ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट से वो हटाते हैं, माइनस करते हैं, फिर आपका बचता है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जो प्रोविजंस का खेल होता है सारा, आपने जितना ज़्यादा प्रोविजन रखा है आपका NNPA फिगर उतना कम दिख जाएगा। तो इन्होंने प्रोविजन जो भी हटाया, जो भी किया, इन्होंने जितना भी प्रोविजन मेंटेन करके रखा हुआ है, तो GNPA तो 1.2% पे है, NNPA आ गया है 0.9% पे, ठीक है। यही फ़र्क होता है बस GNPA और NNPA का। बाकी 30 DPD अगर आप देखेंगे तो 3.6% पे आ गई है, और कंपनी कह रही है कि 30 प्लस ये जो DPD है ये यहाँ पे स्टेबल रहेगी। नेक्स्ट क्वार्टर से आपको कम आता हुआ दिखेगा। वी हैव स्टेबलाइज्ड एट अराउंड 3.6%। कलेक्शन एफिशिएंसी भी आप देखोगे तो 99% पे आ गई है, पिछले क्वार्टर में कम थी, पहले तो 101% था। तो कलेक्शन एफिशिएंसी अभी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं है। लेकिन आपको जो MP वाला पोर्टफोलियो है वो देखना पड़ेगा। बाकी इस कंपनी के लिए ना कंसंट्रेशन रिस्क भी मेरे को ज़्यादा लगता है, बिकॉज MP की मैं बात करूँ तो जो इसके टॉप 3 स्टेट्स हैं उसमें 65% इसका प्रोपोर्शन रहता है। एक तो राजस्थान में 30%, तो इसका सारा का सारा पोर्टफोलियो राजस्थान में है, महाराष्ट्र में 17% है और MP में 12% है। तो टॉप 3 स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा इसको कंसंट्रेशन है। अगर प्रॉब्लम आया, लेट्स से राजस्थान में प्रॉब्लम आया, तो इस कंपनी के लिए बहुत बेकार बात हो जाएगी, बिकॉज 30% तो इसका पूरा AUM जो है वो राजस्थान में ही कंसंट्रेटेड है। बाकी एक हम स्प्रेड की बात करते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यील्ड इसका है, अच्छा खासा यील्ड है, 14.9, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है, इसके ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि ये बढ़ाएंगे, और RBI भी RBI भी नहीं बढ़ाने देगा। सॉरी, RBI भी नहीं बढ़ाने देगा 1 पॉइंट के बाद। अब कॉस्ट ऑफ फंड तो मैंने आपको बताया 8.8 है, तो आप माइनस कर देंगे 14.9 से 8.8 को, तो आपको मिलेगा 6.1% का स्प्रेड, और होम फर्स्ट का केस में स्प्रेड था 5% का, 5.3% का। अभी नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ECL प्रोविजन आप देखो कि कैसे करते हैं मॉडलिंग वगैरह, फिर आपको बहुत अच्छे से इंसाइट्स आएंगी, आप ऐसी चीज़ें फिगर आउट कर पाएंगे किसी भी फाइनेंस की कंपनी में जो आप यूजुअली नहीं कर पाते हैं। तो अभी आप देखो, मैं सिर्फ ग्रॉस स्टेज 3 का बताऊंगा, 2 और 1 का तो आप खुद से ही देख लेना, इट्स वन एंड द सेम। तो ग्रॉस स्टेज 3
ओके, 74.7 सीआर में होगा ये नंबर। लिखा नहीं है इन्होंने, बट ये सीआर में ही होगा। ठीक है, तो ग्रॉस स्टेज थ्री में इनके हैं 74.7 पर 74.7 सीआर का ग्रॉस स्टेज थ्री का पोर्टफोलियो है। मींस ये इसके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। ये दीज मैनी एसेट्स आर नॉट परफॉर्मिंग एज ऑफ नाउ, 74.7 सीआर के। और परसेंटेज इन स्टेज थ्री मतलब पूरा एयूएम मैंने आपको बताया था 7,000 क्रॉस कर चुके हैं। जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था 7,000 समथिंग, 7,040 करोड़ का इनका पोर्टफोलियो हो चुका है। उसमें से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रॉस स्टेज थ्री में 74.7 करोड़ का पोर्टफोलियो है। तो कितना हुआ ओवरऑल, कितना परसेंट हुआ, परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो इन स्टेज थ्री कितना हुआ? आप 74.7 कितना कितना परसेंट है 7,000 पूरे एयूएम का, वो है 1.2%। तो वही चीज़ होती है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। आप रिवाइंड करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर ईसीएल प्रोविजन इन्होंने किया, मैंने आपको बताया था एक फिगर याद रखना, जीएनपीए का 1.2। तो वो वही चीज़ है कि जीएनपीए में जितने भी आपका 74.7 सीआर का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, वो टोटल एयूएम का कितना परसेंट है? 1.2, जो जीएनपीए होता है, जो मैंने पहले बताया। फिर मैंने ये भी चीज़ आपको बताई थी कि एनएनपीए और जीएनपीए में प्रोविजन का डिफरेंस होता है। तो इन्होंने ईसीएल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, इसका फुल फॉर्म होता है। ईसीएल प्रोविजन स्टेज थ्री आप देखो 18.5 सी आर, 18.5 सी आर का है। मैं सितंबर 24 वाले की बात कर रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत करना, इधर उधर मत देखने लग जाना। तो 74.7 सीआर का क्या था? ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, विच इज़ 1.2% ऑफ द एंटायर एयूएम। थर्ड थर्ड रो में है ईसीएल प्रोविजन स्टेज थ्री, 18.5 का इन्होंने अपने आप से प्रोविजन लिया है ईसीएल मॉडलिंग के हिसाब से। ओके, तो 18.5 आप 74.7% जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 74.7 सीआर जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसमें से आप एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की प्रोविजन को माइनस करेंगे तो आपका एनएनपीए आएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो वही चीज़ है, आप देखो 74.7 से आप 18.5 माइनस करेंगे तो 56.2 आ गया। अब वो क्या है? वो है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो वो है कितना आपका 56.2 हो गया, जो आपका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, बिकॉज आपने प्रोविजन माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये तो सिंपल सिंपल यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट रो में जाओ, परसेंटेज पोर्टफोलियो इन स्टेज थ्री कितना? 0.8%। 56.2 कितना है ओवरऑल एयूएम का? दैट इज 0.8%। तो आपको इस हिसाब से देखना पड़ेगा। कोई मतलब आई डोंट थिंक कि कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आया होगा इसमें। फिर प्रोविजन कवरेज रेशियो स्टेज थ्री का, तो आपको देखना है कि कितने हैं प्रोविजन। 18.5 का इन्होंने प्रोविजन लिया है, 18.5 सीआर का, जो अभी थर्ड रो में मैंने बताया था। 18.5 का इन्होंने ईसीएल प्रोविजन स्टेज थ्री लिया हुआ है अपने हिसाब से, ये अपने ईसीएल मॉडलिंग के हिसाब से। तो टोटल ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितने हैं? 74.7 सीआर। इन्होंने प्रोविजन कितने का किया? 18.5 सीआर का। तो 18.5 सीआर कितना परसेंट कवर कर पा रहा है 74.7 सीआर को? 24%। तो 24.8%। तो वही है लास्ट वाला कि प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है आपके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो 74.7 सीआर थे, उसको कितना कवर कर पा रहा है आपका ईसीएल प्रोविजन? वो कर पा रहा है 24.8% कवर। तो दैट इज कॉल्ड प्रोविजन कवरेज रेशियो स्टेज थ्री का। ठीक है, स्टेज टू का आप खुद से देख लेना, जो स्टेज वन का भी आप खुद से देख लेना। आई होप ये आपको समझ आया होगा कैसे मूवमेंट होता है ईसीएल के अंदर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग से परफॉर्मिंग की तरफ, तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग से लेके एनएनपीए की तरफ। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ आ गई ना, तो आप बहुत अच्छा से चीज़ें कैच कर लेंगे। लास्ट स्लाइड है, पर इसमें मेरे को आपको दो तीन चीज़ें दिखानी है, उसको मैं फिर कंपेयर भी करूँगा होम फर्स्ट फाइनेंस से। बहुत रिक्वेस्ट भी आता है कि आप कॉम्पिटिटर्स के नाम भी लिया करो, और ताकि हमको एटलीस्ट बिजनेस को देखने में आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो ठीक है, होम फर्स्ट के साथ मैं इसको कंपेयर करता रहता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली किया था, तो मेरे माइंड में थोड़े फिगर्स फ्रेश हैं। तो लेवरेज आप देखो, लेवरेज का मैंने आपको बहुत बारी बताया कि लेवरेज एक ऐसा इंपॉर्टेंट फिगर होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। बिकॉज लेवरेज मतलब क्या? आपने कितना पैसा उठाया बाहर से। लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत लोग कहते हैं कि डेट डिवाइडेड बाई एक्विटी, बट नो, दैट इज़ नॉट लेवरेज। लेवरेज इज एसेट्स डिवाइडेड बाई एक्विटी। तो एसेट जब आपका बहुत ज़्यादा होता है एक्विटी के कंपैरिजन में, तो आपका लेवरेज का बढ़ जाएगा। मतलब अगर इसका कितना आपको दिख रहा है, Q2 FY25 में लेवरेज दिख रहा है 2.7% का, तो बहुत ही कम लेवरेज पे काम कर रही है, विच इज़ अ ग्रेट साइन। क्यों? क्योंकि ये अपने पैसे पे अभी ग्रो कर रही है। आईपीओ वगैरह आया था इसका दिसंबर में, तो इनके पास पैसा है, फंड्स है।
और इसको अभी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो अच्छा इसके पास स्कोप है। अब मैं होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करूं तो उनका लेवरेज 5x के ऊपर है, मींस एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी का रेशियो 5 है। तो एसेट होता है डेट प्लस इक्विटी, एसेट में दोनों ही आ जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनके पास बहुत अच्छा स्कोप है अभी ग्रो करने का, बिकॉज लेवरेज बहुत कम है इस कंपनी के पास अभी। ये भी एक अच्छा साइन होता है। कॉस्ट टू इनकम आप देखो कम होता रह रहा है, होता रह रहा है, होता रह रहा है। बीच में ऑफ कोर्स बढ़ गया था, बिकॉज जो मैंने आपको बताया एक्सपेंशन वाले फेज़ में है, और आगे जाके देखना पड़ेगा कि कॉस्ट टू इनकम किस हिसाब से किस डायरेक्शन में ट्रेंड करता है। बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय एयूएम भी आप देख सकते हो, पिछले बार ही बढ़ गया था, पिछले साल सेकेंड क्वार्टर में, Q2 FY24 में, एंड नाउ इन Q2 FY25 ये हो चुका है आपका 4.4% का। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी CRAR देखेंगे, CRAR हो गया 65.9%, विच इज़ अ वेरी कंफर्टेबल फिगर। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। अगर मैं पुराने भी देखूं तो इसका वेरी करता रहता है, लेकिन ठीक है, कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो होता है ये, तो मतलब अगर मोटा माटी समझें तो CRAR मतलब होता है कि क्या दिखाता है आपको कि बैंक के पास या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास क्या इनफ कैपिटल है अपने लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए, या फिर लेट्स से किसी भी बैंक में कोई रन ऑन आ गया, बहुत सारे कस्टमर्स ने एक साथ पैसा निकाल लिया, कोई नेगेटिव न्यूज़ आया, जैसे येस बैंक में आया था, आता रहता है बैंक्स के पास, तो उस केस में कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस के लिए आपको कुछ ना कुछ परसेंट का CRAR मेंटेन करना पड़ता है। तो आई थिंक रेगुलेटरी के हिसाब से तो 15 के अराउंड इनका मेंटेन करना होता है, लेकिन तो काफ़ी ज़्यादा है इसके पास, बिकॉज अगेन कैपिटल मतलब क्या, इनके पास इक्विटी इतनी ज़्यादा है, पैसा ये भी रेज किया है, तो इनके पास कैपिटल बहुत पड़ा है। दैट्स वाई यू आर सीइंग कि 65.9% का CRAR रेशियो है। बुक वैल्यू पर शेयर, चलो इससे क्या ही मतलब है, ये तो आपको वैसे भी स्क्रीनर पे दिख जाएगा कि कितना होता है। काफ़ी बड़ा है, आप देखेंगे अगर, वैसे लास्ट टाइम से काफ़ी बढ़ चुका है, पिछले साल से 152.7 का हुआ करता था बुक वैल्यू पर शेयर, जो बुक्स में वैल्यू होती है एक शेयर की बेसिकली। ये तो आपको पता ही होगा, तो क्या ही समझाना है। 231 का अभी हो चुका है। तो बुक वैल्यू पर शेयर जैसे जैसे बढ़ता है तो आपको इस बार दिखेगा कि ये जो अभी बुक वैल्यू पर क्या कहते हैं उसे, प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, कंफर्टेबल है, कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है। रादर होम फर्स्ट का आप देखेंगे उसका थोड़ा ज़्यादा है, तो अच्छा है। मतलब अभी थोड़ा चीज़ें इंपॉर्टेंट और डिस्कस करते हैं जो मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पे। MP का तो मैंने आपको बता दिया क्या है। गाइडेंस की मैं बात करता हूँ। गाइडेंस क्या है, मार्जिन का गाइडेंस वही स्प्रेड का 6% का मेंटेन करके चलेंगे। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है 40 बेसिस पॉइंट्स का, बहुत ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होम फर्स्ट का आई थिंक कम था, एक बार आप चेक कर लेना, होम फर्स्ट का और कम है, आई थिंक उसका 20 बेसिस पॉइंट्स का क्रेडिट कॉस्ट है। देख लेना, नॉट वेरी श्योर, भूल गया हूँ अब मैं, लिखा होगा बट फिर उसमें टाइम लग जाएगा अगर देखने लगा मैं तो। चलो छोड़ो। लोन ग्रोथ का वही AUM ग्रोथ का 35% का इनका गाइडेंस है, 30 to 35% से ग्रो करेंगे, कर रहे हैं, गाइडेंस भी मेंटेन्ड है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अभी इनके पास नेशनल हाउसिंग बैंक से 450 CR का सैंक्शन बचा हुआ है, तो वहाँ से भी अभी पैसा चाहे तो उठा सकते हैं। इनका अनड्रॉन फैसिलिटी है वहाँ पे अवेलेबल। तो अगेन लिक्विडिटी वाइज तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है इस बैंक के पास। अभी इकरा से भी इनको क्रेडिट रेटिंग का अपग्रेड मिला था, लेकिन आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि क्रेडिट अपग्रेड इनको पहले भी मिला था, और कोई फ़ायदा उसके अभी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग पे आया नहीं है, बिकॉज जो MCLR है, जिसे हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग कहते हैं, मार्जिनल बेस्ड लेंडिंग जो होती है, जो बेसिकली मतलब उससे नीचे बैंक पे उससे नीचे बैंक इंटरेस्ट नहीं, लोन नहीं देता है, और ये काफ़ी सारा पैसा ही बैंक से उठाते हैं। तो MCLR भी आप देखेंगे ना, तो पिछले कई महीनों से वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इंच अप हो ही रहा है। तो 40-50 बेसिस पॉइंट्स का तो इंच अप आ ही रहा है MCLR में। तो ये काफ़ी पैसा बैंक से भी उठाते हैं, तो उस वजह से क्या है, जो इनको एडवांटेज मिलना था इनकी अपग्रेड का, रेटिंग के अपग्रेड का, तो वो नहीं मिल पाया है। एंड दे आर सेइंग कि बाय दिस ईयर एंड यू विल सी 10 to 15 बेसिस पॉइंट्स रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ फंड, जो कि इनके लिए अच्छी बात हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। मध्य प्रदेश में कितनी प्रॉब्लम है आपको एक इस चीज़ का एक्सटेंट पता चलेगा कि नेट स्लिपेजेस इन Q2 वाज 14 CR, मतलब वो इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाए, आना था नहीं हो पाए। स्लिपेज मतलब आपको पता है, हिंदी में भी आपको उसका मतलब पता होगा। तो 14 CR का ओवरऑल कंपनी का नेट स्लिपेज था Q2 में, लेकिन 14 CR का था, लेकिन 60 to 70% ये स्लिपेज जो हुआ, ये खाली MP में हुआ।
तो आपको समझना पड़ेगा कि एमपी में कितना प्रॉब्लम चला है इनको, और खाली वो प्रॉब्लम एमपी में ही लोकेटेड है। तो अगर इसका एमपी का प्रॉब्लम और बढ़ता है तो आगे जाके हमको देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम आ सकता है कहीं वो और ना फैल जाए वो प्रॉब्लम। बट जितना मैनेजमेंट ने कहा, बिकॉज हम हमें तो अंदर की बात नहीं पता है, हमें सिर्फ उतना ही पता है जो मैनेजमेंट आके कहता है। अब वो झूठ कहे सच कहे, हमको तो उसको फेस वैल्यू पे लेना ही पड़ता है। उसके बाद हमारा ऊपर है ना कि हम ट्रैक करें नहीं करें, वो अपने ऊपर है। अब मैनेजमेंट अगर बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको, तो हम भी क्या कर सकते हैं। जैसे मिष्ठान फूड्स वाला, मतलब देयर इज़ नो वे यार कि रिटेलर्स, हम जैसे रिटेलर्स को नहीं पता चल पाएगा जो मिष्ठान फूड्स में, वहाँ हमें क्या पता कहाँ से कौन ये डाइवर्ट कर रहा है फंड, कौन क्या कर रहा है, हमें नहीं पता। हमको जो रेवेन्यू का फिगर दिखा है हमें वो पता है, इनकम स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं हम कैश फ्लो पढ़ सकते हैं, बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं हम, और डीप में जाके मैं, वो सब तो बहुत बेसिक चीज़ें हो गई। मतलब बहुत सारे रिटेलर्स मैं देखता हूँ मेरे तरह रिटेलर्स, मैं भी एक रिटेलर इन्वेस्टर हूँ, तो वो खाली स्टक हो जाते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बैलेंस शीट पढ़ेंगे, कैश फ्लो पढ़ेंगे, बस। अरे आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं ना, ये सब तो बेयर मिनिमम है, ये तो आपको देखना है। आई एम नॉट सेइंग कि कैश फ्लो बकवास है, बैलेंस शीट बकवास होती है, कोई नहीं, ये तो आपको पढ़ना ही है, ये तो आपको देखना ही है, लेकिन और चीज़ें भी आपको देखनी है कि किस तरीके का माहौल है क्या नहीं है। अब जैसे बैंकिंग में ही है, खाली लोग जीएनपीए एनएनपीए में स्टक हो जाते हैं। अरे आप मूवमेंट चेक करो ना कि किस तरीके का मूवमेंट, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता है स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 क्या होता है, कलेक्शन एफिशिएंसी क्या है, ईसीएल मॉडलिंग कैसे हो रही है, मैनेजमेंट ओवरले क्या है, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। राइट। थोड़ा और बात करते हैं फ़ी इनकम की, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इस बार इनका फ़ी इनकम काफ़ी बढ़ा है, बिकॉज अगेन मैंने होम फर्स्ट फाइनेंस के केस में भी बताया था क्या हुआ था, कि उनको एक इंश्योरेंस इडाई के तरफ से एक कॉर्पोरेट एजेंसी का सर्टिफिकेट वगैरह मिल गया है, अप्रूवल मिल गया है, तो वो इंश्योरेंस भी बेच सकते हैं अब। तो जब वो ये सब बेचते हैं तो उनका फ़ी इनकम बढ़ता है इससे, तो सेम इसको भी मिला है। दे हैव ऑल्सो रिसीव्ड कॉर्पोरेट एजेंसी मिड हाफ ऑफ दिस ईयर, तो अभी इनका जो कॉर्पोरेट जो ये इंश्योरेंस बेचेंगे, तो वहाँ से भी अब इनको अच्छा खासा फ़ी इनकम आएगा, एंड दैट इज़ सस्टेनेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ सस्टेनेबल। और दूसरा ये जो को लेंडिंग करते हैं, को लेंडिंग क्या होता है, मैंने वो भी आपको बहुत बारी बताया है कि जब आप दूसरे किसी बैंक के साथ मिल के लेंड करते हैं, तो क्या होता है, इंडिया शेल्टर के लिए क्या फ़ायदा है कि उसको लो कॉस्ट ऑफ फंडिंग में, बिकॉज अभी एक्सिस के साथ लेट्स से इसने कोलैबोरेट किया को लेंडिंग के लिए, लेट्स से हाइपोथेटिकल, मुझे पता नहीं है कौन कौन से बैंक हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया मैंने। तो एक्सिस का जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो 8.8 नहीं है, इसका कॉस्ट ऑफ फंड 8.8 है इंडिया शेल्टर का। एक्सिस का होगा 4-5% का होगा, तो 4-5%, 6% लगा लो, तो आपको उसका फंड मिल रहा है 80% फंड तो एक्सेस प्रोवाइड करेगा, 20% ये करेगा, तो 80% फंड आप लो कॉस्ट पे उठा रहे हैं, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, तो आपका ओवरऑल जो ब्लेंडेड मार्जिन हैं पूरे लोन के, वो कम हो जाते हैं। मार्जिन नहीं, वो जो ब्लेंडेड कॉस्ट है वो कम हो जाती है, देना तो आपको 13% पे ही आगे। तो इंडिया शेल्टर के लिए फ़ायदा होता है लो कॉस्ट ऑफ फंडिंग का। एक्सिस के लिए फ़ायदा होता है कि वो प्रायोरिटी सेक्टर में अपना जो रिक्वायरमेंट होती है 40% वाली, वो फुलफिल हो जाती है, बिकॉज ये क्या इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनको ही लोन प्रोवाइड करती है, लो टिकट साइज़ वाली इंडिया शेल्टर। तो दोनों को इसमें फ़ायदा हो जाता है कोलैबोरेशन में। को लेंडिंग बहुत अच्छी चीज़ भी लगती है मुझे। तो को लेंडिंग से तो 100% फ़ी इनकम इनका ही आता है, दूसरा बैंक कोई फ़ी इनकम नहीं लेता है। ओके। अभी को लेंडिंग इनका क्या हो चुका है, 6% ऑफ द एंटायर डिसबर्समेंट इज़ को लेंडिंग, ये आपको देखना है। और डायरेक्ट असाइनमेंट भी ये काफ़ी करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, डायरेक्ट असाइनमेंट क्या होता है। जब आप किसी लोन को आपने सोर्स किया और वो लोन आप बेच देते हैं बाद में जाके, बिकॉज इन अगर आप नहीं बेचेंगे तो आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा सच, बट अगर आपको इमीडिएट लिक्विडिटी चाहिए तो आपने कोई लोन अगर सोर्स किया था पहले, तो आप उसको बेच दो, वो पूरा पोर्टफोलियो बेच दो। जैसे आजकल एचडीएफसी पूरा स्प्री में लगा हुआ है सिक्योरिटाइजेशन की, तो वो आप देखेंगे कि डायरेक्ट असाइनमेंट से ये फ़ायदा होता है, आपको इमीडिएट पैसा मिलता है। नहीं तो वो कस्टमर, आपने अगर बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं उस पूरी बुक में, तो वहाँ पे अगर वो कस्टमर को आपने लोन दिया है तो वो तो 10-15 साल में आपको वापस करेगा, लेकिन अगर आपने वो बुक किसी और बैंक को बेच दी, तो आपको वो इमीडिएट लिक्विडिटी मिल जाती है। तो जो बड़ा बैंक होता है, बहुत बड़ा बैंक, वो यूजुअली सिक्योरिटाइजेशन प्रेफर करता है, बिकॉज ये एक बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है सिक्योरिटाइजेशन का। सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनता है, और जो मोस्टली वो ट्रस्टीज़ वगैरह होते हैं, तो उसमें एकदम प्रोसेस को सब ओवरसी कर सकते हैं। कोई कॉर्पोरेट मिसगवर्नेंस का उसमें कोई रिस्क ज़्यादा नहीं होता है सिक्योरिटाइजेशन में, बहुत क्लियर प्रोसेस होता है। तो आप देखेंगे जो बड़े बड़े बैंक्स हैं ना, वो सिक्योरिटाइजेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
बिकॉज उनको ऐसा अपने ऊपर कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना है कि इन्होंने पैसा घबला कर दिया, बीच से डाइवर्ट कर दिया इधर उधर। लेकिन जो छोटे छोटे बैंक होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं डायरेक्ट असाइनमेंट को। ऐसा नहीं है कि बड़े बैंक नहीं करते हैं, बट यूजुअली जो मैंने ट्रेंड नोटिस किया है वो यही है। और डायरेक्ट असाइनमेंट, अगर इसकी मैं बात करूँ इंडिया शेल्टर की, तो 16% ऑफ द AUM इज़ डायरेक्ट असाइनमेंट। तो वहाँ से वो उस तरीके से पैसा लिक्विडिटी उठाते हैं। ओके, अब लास्ट पॉइंट ये है कि आप अगर इसका ROE चेक करेंगे तो ROE भी ये कह रहे हैं कि इंप्रूव होगी हमारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10 to 15 बेसिस पॉइंट से। और इनका ROE इंप्रूव हो रहा है, 15 तो नहीं हुआ है अभी, 14.8% के करीब है। बट वो भी इंप्रूव हो जाएगा। और अच्छी बात है, अगर ROE बढ़ता रहता है ना तो आपको बैंक को अच्छा वैल्यूएशन मिलता है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो वो देखना पड़ेगा कि ROE सही में क्या इनका 10 to 15 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होता है या नहीं। दैट रिमेन्स टू बी सीन। तो वैल्यूशंस बहुत स्ट्रेच्ड नहीं है इसके, मतलब कोई ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। लेकिन आई थिंक एक चीज़ यहाँ पे रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो यही है कि MP का इनका पोर्टफोलियो ख़राब ना हो जाए। अगर वो ख़राब हो जाएगा और वो प्रॉब्लम स्प्रेड हो गई कहीं और, बिकॉज मैनेजमेंट तो आके कह रहा है कि प्रॉब्लम वाज वेरी स्पेसिफिक टू MP। लेकिन हमें नहीं पता है ना, हमें ठीक है हमने फेस वैल्यू पे लिया, वी आर नॉट डिस्ट्रस्टिंग द मैनेजमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट को हम बिल्कुल ऐसे भी नहीं कर सकते, अच्छा ये कह रहे हैं तो यार ये तो फिर पोर्टफोलियो खाली MP का ही होगा। बिकॉज फ्यूजन में आप देखेंगे वो कब से कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन हो रहा है, हम विजिबल साइंस देख रहे हैं कि चीज़ें ठीक होंगी होंगी, लेकिन हो नहीं रही हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में MP का पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म करता है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अभी तो ऐसा कोई मुझे लगा नहीं, ठीक है थोड़ा बहुत क्रेडिट कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाता है, बट दे हैव गिवन अ गाइडेंस ऑफ क्रेडिट कॉस्ट ऑफ ओनली 40 बेसिस पॉइंट फॉर दिस ईयर। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था इसके बारे में डिस्कशन। कोई डाउट्स हैं तो आप इमीडिएटली पूछना, जब तक मेरे माइंड में रेशियोज़ और ये सब चीज़ें फ्रेश हैं। 3-4 दिन बाद फिर मैं भूल जाता हूँ, तो मेरे को फिर से वापस देखना पड़ता है, फिर ट्रांसक्रिप्ट खोलनी पड़ती है, तो मेरे को भी प्रॉब्लम होता है। बट ओके है, आप कभी भी पूछो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन प्रेफरेबल रहेगा कि आप वीडियो अपलोड होने के 1 या 2 दिन में ही वो मेरे से डाउट पूछ लो। और जो कंपनी से रिलेटेड डाउट पूछता है उसको तो मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड कर ही देता हूँ, अनटिल अनलेस वो मुझसे बाई सेल रिकमेंडेशन मांग रहा है। मेरे बस का नहीं होता है वो बाई सेल देना, मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो सिंपल सी बात है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसको इतना ही रखेंगे अभी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।